हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। मुझे लग रहा है कि शायद एक आध के तो आ ही गए होंगे। तो अब ये लगता है कि भाई सारा प्रिपरेशन तो हो गया, एक रिवीजन, लास्ट रिवीजन हो जाए, हम चेक कर लें अपने आप को कि हमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे होता है कि आप कुछ सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। सैम्पल पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे हम ये देख लेते हैं कि हम किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम अपनी तरफ से टाइम मैनेजमेंट आपको बता देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रहता है कि किसी को किसी सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, कोई फटाफट कर लेता है। जैसे किसी को व्याकरण बहुत अच्छे से समझ में आता है तो वो व्याकरण का सेक्शन जल्दी कर लेगा, लेखन जल्दी कर लेगा, उसे पाठ्यपुस्तक में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें व्याकरण में ज़्यादा टाइम लगेगा, पाठ्यपुस्तक जल्दी कर लेंगे। तो इस वजह से किसी की करने का तरीका अलग है, किसी का अलग तरीका होता है। किसी को किसी सेक्शन में ज़्यादा समय लगता है, किसी को किसी सेक्शन में ज़्यादा समय लगता है। तो इस वजह से अपने हिसाब से आप ये चीज़ देखिए कि हमें किस सेक्शन में टाइम लग रहा है और हम अपने एग्ज़ाम्स के दौरान इन्हें कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। टाइम मैनेजमेंट है, रिवीजन है, आप इनसे मिस्टेक अवॉइड करेंगे, हैंड राइटिंग सुधारेंगे, स्पीड बनाएंगे, रिवीजन तो हो ही रहा है। तो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ प्लस ये रहता है कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ में आता है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बेनिफिट रहती हैं कि जब हम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम ऐसा ही सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। वो है हमारे क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं सैम्पल पेपर नंबर 4। यानी कि अभी तक हम 3 सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो आप अभी तक देख रहे होंगे कि किस पैटर्न से हमारा पेपर चल रहा है। अब हम करने के लिए आज जो 4th जा रहे हैं, इनको भी ध्यान से देखिए और देखिए कितने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं। आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास क्लास 9th हिंदी कोर्स ए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 है, 2024-25 है, पेपर कोड है 002। क्या है 002। याद रखिएगा, क्योंकि इनमें 2 कोर्सेज होते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी, तो दोनों के कोड्स अलग अलग रहते हैं। आपका जो कोर्स ए रहता है उसका कोड रहता है 002, जबकि कोर्स बी का कोड रहता है 085। ठीक है, चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने पेपर पे। तो पेपर जब आता है तो कुछ निर्देश होते हैं, लेकिन उन निर्देशों से पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं। वो रहता है हमारे हाथ में जो 3 घंटे का समय दिया रहता है पेपर करने का, उससे 15 मिनट पहले हमें पेपर मिल जाता है। तो वो जो 15 मिनट रहते हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। उसको यूटिलाइज़ करने का तरीका ये है कि उस 15 मिनट में आपको पूरा पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही आपके पास जो खंडकाव्य में अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए रहेंगे उनके आंसर्स को आपको खोजना है। फिर खंडगा में जो पठित गद्यांश और पद्यांश हैं उनके आंसर्स खोजने हैं। ये काम आपको इन 15 मिनट के अंदर करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। जब आपके पास सैम्पल पेपर्स आते हैं, आपके पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स होंगे, इन सैम्पल पेपर्स को निकालिए और कोशिश करिए कि उन 15 मिनट के अंदर आप ये सारे काम कर लो। तो ये आपके काफ़ी टाइम को बचा सकता है, जो 3 घंटे का समय आप रिटन का जो रहता है उसमें। ठीक है, तो उस दौरान हमें आंसर खोजने के लिए समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप थी। अब चलिए देखते हैं कुछ सामान्य निर्देश हमारे पास क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं। ये सामान्य निर्देश क्या है? निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिए जा रहे हैं उन्हें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। किसी तरह की कोई कोताही नहीं, कुछ नहीं आप करोगे। ठीक है, बहुत सावधानी से पढ़िए और जो कुछ लिखा है उसे फॉलो करना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो टोटल 15 प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्नों को करना है। अब आप बोलोगे मैम ऑप्शंस नहीं है, बिल्कुल ऑप्शंस रहेंगे। 15 तो मेन प्रश्न रहते हैं, इनके अंदर उप प्रश्न रहते हैं जिनमें आपके सामने विकल्प यानी कि ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, अब इन 15 प्रश्नों को बांटा गया है 4 खंडों में। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, का, खा, गा, घा। ठीक है, खंड का में 2 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। तो ध्यान रखिएगा, खंड का में 2 प्रश्न हैं।
ये खंड का हमारा अपठित बोध है, जिसमें एक गद्यांश दिया रहेगा, अपठित गद्यांश, और दूसरा अपठित पद्यांश। तो ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनके अंदर उप प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। सारे प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, खंड का में। फिर खंड खा में आ जाते हैं। कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपके जो व्याकरण है, जो खंड का खा है, वो व्यवहारिक व्याकरण आधारित रहेगा, जिनमें हमारे पास व्याकरण के जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, उन 4 टॉपिक में ही आपके पास 4 प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपके पास उपसर्ग प्रत्यय है, समास है, अलंकार है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है। तो इन 4 टॉपिक पे आपके पास 4 प्रश्न रखे जाएंगे, जिनके अंदर 20 उप प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 20 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, ठीक है। खंड गा में कुल 5 प्रश्न हैं। खंड गा में कितने दिए गए हैं? 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 21 है। तो खंड गा आपकी है पाठ्य पुस्तक आधारित। हमारी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। पहली पाठ्य पुस्तक हमारी है शतज भाग 1 और दूसरी है कृतिका भाग 1। तो इन पर हमारे सामने रखे जाएंगे 5 प्रश्न। कितने? 5 प्रश्न रखे जाएंगे। इन 5 प्रश्नों में आपके अंदर उप प्रश्न दिए गए हैं 21, लेकिन अंदर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। उन निर्देशों का पालन करते हुए हमें प्रश्न करने हैं, जिनमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं और वर्णनात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं। खंड घा में कुल 4 प्रश्न हैं। कितने? 4 प्रश्न। खंड घा हमारा टोटल रचनात्मक लेखन आधारित प्रश्न है। कैसा? रचनात्मक लेखन आधारित। तो इनमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद है, पत्र है, लघु कथा है, ईमेल है और संदेश है आपका, ठीक है, सूचना है, ठीक है, और संवाद लेखन है। तो इन 6 टॉपिक पे आपके पास 4 प्रश्न हैं, जिनमें लघु कथा और ईमेल में ऑप्शन है, और आपके पास में सूचना और संवाद में ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 4 प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको अंदर निर्देश दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके अनुसार आपको काम करना होगा। फिर आते हैं प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। याद रखिएगा, जो निर्देश जिस प्रश्न के साथ दिए गए हैं, आप उतने केगा। ओवर अटेम्प्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4-5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 करने हैं, हम 5 के 5 कर लेते हैं। ये काम नहीं करना है। जो निर्देश है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। 4 करने हैं तो 4 ही करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक निर्देश जो इसमें नहीं दिया है मगर आपको करना है फॉलो। वो होता है पूरा प्रश्न पत्र आपको क्रमशः उत्तर देने हैं। क्रमशः का मतलब होता है जो प्रश्न पत्र हमारे पास आता है उसमें जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर शीट में भी उसी सीक्वेंस में आंसर होने चाहिए। जैसे सबसे पहले आपके पास खंड का आता है, प्रश्न संख्या 1 है, 2 है, तो आपके आंसर शीट में भी ऐसा ही होना चाहिए। खंड का प्रश्न संख्या 1, उसके 5 प्रश्न, फिर खंड खा प्रश्न संख्या 2, उसके 5 प्रश्न, फिर आ जाएंगे खंड खा, उसके 4 प्रश्न। इसी तरीके से आपके आंसर शीट में खंड खा और 4 प्रश्न, यानी कि 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, सेम वही सीक्वेंस आपके किस में होने चाहिए, आंसर शीट में होने चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। ये कॉपी को प्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से रखिए, क्योंकि आप जिस तरीके से कॉपी प्रेजेंट करेंगे, कॉपी चेक करने वाला अगर आपसे प्रसन्न रहता है, एकदम कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, और साथ ही साथ मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे आप, तो बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन कॉपी रहेगी। तो जो कोई भी कॉपी चेक करेगा, या आपकी टीचर हो या बोर्ड एग्जाम में चेकर हो, तो वो आपसे प्रसन्न रहेगा। और जब प्रसन्न मूड से हम कॉपी चेक करते हैं तो मार्क्स भी बहुत अच्छे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं खंड का। खंड का हमारा अपठित बोध आधारित प्रश्न है, जिनमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश, जिसके अंदर 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णनात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर के हैं और वर्णनात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो इस तरीके से 7 नंबर का आपका अपठित गद्यांश रहेगा। सेम आपके पास दूसरा प्रश्न अपठित काव्यांश आधारित रहेगा, उसमें भी आपके सामने बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्न दिए रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम गद्यांश करने में बहुत टाइम लगता है, आंसर्स ढूंढने में टाइम लगता है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है करने का कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ा करो, फिर आंसर पढ़ा करो।
सॉरी, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो फिर गद्यांश पढ़ा करो। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि आपको फटाफट आंसर मिल जाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप थी। चलिए अब हम प्रॉपर वे से करते हैं, पहले गद्यांश पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर वालों से शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों से। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से नजदीकी और अपनापन बढ़ता है। विनम्रता का मतलब है अच्छी तहजीब का पालन करना। जरूरी नहीं कि सबसे आप घर में बाहर ही अच्छा व्यवहार करें, घर में ना करें, तो घर में भी सबसे अच्छा व्यवहार करिए, इससे रिश्तों में नजदीकियां आती हैं। खुद को संतुष्टि देने के साथ विनम्रता और शिष्ट व्यवहार के और भी कई फायदे हैं, किंतु फिर भी लोग विनम्रता का पालन नहीं करते। कठोर और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे व्यवहार वालों से दूर रहना चाहते हैं, जो बहुत ही अभद्र तरीके के होते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं, और आखिरकार ऐसे लोग नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बड़े होकर वे सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला बन सके। एक बार विनम्र व्यवहार सीख ले तो वह उम्र भर साथ रहता है। तो कहते हैं ना, बच्चों में बचपन से ही जो है अच्छी चीजें सिखाइए ताकि वो उम्र भर उनके साथ रहती हैं। यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन इंसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए कृपया, शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे क्षमा कर दीजिए जैसे चंद शब्द जादू का असर दिखाते हैं। बात सही है। अगर हमसे गलती हो जाए, आई एम सॉरी, तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंसान के विनम्र होने के बारे में बताते हैं। चलिए अब इस पर जो प्रश्न है, 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय 1-1 नंबर के हैं और वर्णात्मक 2-2 नंबर के हैं। घर वालों से शिष्ट व्यवहार करना क्यों जरूरी है? इससे नजदीकी और अपनापन बढ़ता है, इससे जेब खर्च ज़्यादा मिलता है, इससे आप अपनी बात मनवा सकते हैं, इससे लड़ाई नहीं होती। तो क्या होता है भाई, इससे नज़दीकी और अपनापन बढ़ता है, रिश्तों में जो है एक क्लोजनेस आती है, हम सबको अपना महसूस करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विनम्र व्यवहार क्या दर्शाता है? हम जो ये विनम्र व्यवहार करते हैं, ये क्या चीज़ दर्शाता है? यह अति संवेदनशील होने के नज़रिए को दर्शाता है, यह दूसरों का ख्याल रखने के नज़रिए को दर्शाता है, यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नज़रिए को दर्शाता है, यह दूसरों का कहना मानने के नज़रिए को दर्शाता है। तो विनम्र व्यवहार क्या दर्शाता है? दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नज़रिए को दर्शाता है कि हम दूसरों की तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को समझते हैं, ये चीज़ वो दर्शाता है। किन शब्दों में जादू का असर होता है? कृपया, शुक्रिया या धन्यवाद, मुझे माफ़ कर दीजिए, उपरोक्त सभी। तो इन सभी शब्दों में जो है एक जादू सा असर होता है ना। आप घर के जितने लोग हैं उनसे इस तरीके से अगर विनम्र शब्दों के साथ व्यवहार करेंगे तो वाकई एक जादू का असर दिखाता है। चलिए, क्या है? कठोर व्यवहार करने वालों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो लोग कठोर व्यवहार करते हैं वो कुछ समय के लिए तो सफल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, उनके पास नहीं आना चाहते, है ना। देखिए क्या है, कठोर व्यवहार करने वालों से ज़्यादातर लोग दूर रहना चाहते हैं और आखिरकार ऐसे लोग नापसंद किए जाते हैं, क्योंकि भाई जब दूर रहते हैं कि अरे भाई वो बहुत अच्छे से बात नहीं करता, व्यवहार नहीं करता, तो लोग उससे व्यवहार भी नहीं करना चाहते और पसंद भी नहीं करते। बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? क्योंकि अगर बच्चे बचपन से ही विनम्र व्यवहार के हो जाते हैं तो आगे चलकर वो काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं और काफ़ी आगे जाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। बच्चों को बचपन से विनम्र व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बड़े होकर वे सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाले बने। जब ऐसे व्यवहार का बनेंगे तो आगे चलकर वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी हासिल करते। चलिए अब हम आ गए अपने दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न जो है वो है एक अपठित काव्यांश। काव्यांश में आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैम बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप लोग काव्य पढ़ना नहीं, एक तो आप लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते और जब पढ़ते हो तो काव्य तो आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो ज़ाहिर तक कोशिश किया करिए कि थोड़ा काव्य पंक्तियों को पढ़ते रहिए ताकि आप उनसे फेमिलियर रहें। हाँ कि हाँ ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, समझ में आई, जितना हम पढ़ेंगे वो चीज़ें हमें इतनी समझ में आती हैं। तो पेपर में करने का तरीका है, पहले आप काव्यांश पढ़िए, फिर आंसर्स करिए, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को निकाल पाएंगे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इसमें भी प्रश्न वैसे ही हैं, 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक, 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगिनत प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडर आबाद किए, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। मैं मजदूर मुझे देखो देवों की बस्ती से क्या, अगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। तो यहाँ पर जो लोग मजदूर वर्ग हैं, जो परिश्रम करने से नहीं डरते, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके पास अगर बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां भी आ जाएं, चीज़ें उजड़ भी जाएं, सब कुछ भी हो जाए, तो वो बसाने की दोबारा हिम्मत रखते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो मजदूरों के बारे में बात की गई है जो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, मेहनतकश होते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो परिश्रम से नहीं घबराता, वो अपने लिए रास्तों को खोज लेता है, उजड़े हुए संसारों को बसा लेता है। उसके लिए चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हों, वो हर परिस्थिति में रह लेता है। चलिए अब इस पर है प्रश्न। उपर्युक्त काव्यांश पंक्तियों में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? अदम्य विश्वास का महत्व, प्रलय मेघ भूचाल का महत्व, तूफानों भूचालों का महत्व, या मजदूर की शक्ति का महत्व? तो वो सही क्या है? मजदूर की शक्ति का महत्व। वो मजदूर जो परिश्रम करता है, वो चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, वो कभी परिश्रम करने से नहीं घबराता। इस महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। स्वर्ग के प्रति मजदूर की विरक्ति का क्या कारण है? यानी कि वो स्वर्ग नहीं चाहता, इसका रीजन क्या है? उसे देवों की बस्ती पसंद नहीं है, उसे पता है कि उसे कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। वह अपनी शक्ति से धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर बस्तियां बना सकता है। स्वर्ग में मजदूर के लिए कोई काम उपलब्ध नहीं है, तो उसे विरक्ति क्यों है? क्योंकि वह जानता है कि वह अपनी शक्ति से धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर बस्तियां बना सकता है। तो उसे स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। उसे लग रहा है कि भाई जब मैं धरती पर ही स्वर्ग बना सकता हूं, तो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना क्यों करूं? किन कठिन परिस्थितियों में उसने अपनी निर्भयता प्रकट की है? कौन सी कठिन परिस्थितियां? प्रलय मेघ और भूचाल में, खंडर में, स्वर्ग में, या धरा में? तो वो विपरीत परिस्थितियां हैं, यानी कि प्रलय आ जाए, मेघ आ जाए भयंकर, या भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, उन परिस्थितियों से भी वो डरता नहीं है। चाहे जैसा करके तुम तबाह कर दो, मैं मेहनती हूं, मैं काम कर लूंगा। नेक्स्ट है, मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगिनत प्राणी आ जाते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मैं जो ये शब्द दिया गया है, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए ना देकर ये संपूर्ण मजदूर वर्ग के अंदर आता है। सभी पूरे हर एक मजदूर के बारे में ये बात कही गई है। यहाँ मैं किसी एक व्यक्ति के लिए इंगित नहीं किया गया है। यहाँ पर जितने मजदूर लोग हैं उन सभी लोगों को सम्मिलित किया गया है। इसका अर्थ है मैं सर्वनाम शब्द श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जितना मजदूर वर्ग है सबकी तरफ इशारा कर रहा है। कवि कहना चाहता है कि मजदूर वर्ग में संसार के सभी क्रियाशील प्राणी आ जाते हैं। जितने लोग हैं उन सभी को उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। अपनी शक्ति और क्षमता के प्रति उसने क्या कहकर अपना आत्मविश्वास प्रकट किया है? अपनी शक्ति यानी कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, और अपनी क्षमता, तो उसने क्या बताया है कि भाई चाहे सब कुछ मिटा दो, मैं फिर से बना लूंगा, इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर लूंगा,
भूचाल आ जाए, प्रलय आ जाए, मेघ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ तब, लेकिन तब भी मैं अपनी शक्ति से हर एक चीज का निर्माण कर सकता हूँ। ठीक है, खंडरों को भी आबाद कर सकता हूँ, ये भी उसने बताया है ना। मजदूर ने कहा है कि वे खंडर को भी आबाद कर सकता है, उसकी शक्ति के सामने भूचाल, प्रलय और बादल भी झुक जाते हैं। यानी कि वो अगर मेहनत करे तो क्या होता है, इतने मजबूत इमारतों का निर्माण करता है कि प्रलय में वो गिरती नहीं, भूचाल में गिरती नहीं, पानी का असर होता नहीं। तो यानी कि वो सब भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। चलिए अब हम आ गए खंड खा। खंड खा में हमारे पास व्यवहारिक व्याकरण के जो हमारे 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं? उपसर्ग प्रत्यय हैं, समास है, अलंकार है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। इन पर आधारित हमारे पास 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों को हमें उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं उपसर्ग प्रत्यय आधारित प्रश्न आ रहा है। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए, किन्हीं दोगे। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इनमें हमने उपसर्ग और प्रत्ययों को अलग करना है। चलिए देखते हैं क्या है। वैसे तो आपको खाली यहाँ पर कितना करना है, 2 करने हैं, लेकिन हम तीनों करके आपको बता रहे हैं। क्या दिया गया है? संपूर्ण। तो ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपको उपसर्ग या मूल शब्द अलग करने हो, प्रत्यय या मूल शब्द अलग करने हो, तो मूल शब्दों को पहले पहचानने की शब्दों से कोशिश किया करो, क्योंकि मूल शब्द जो है उनका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो संपूर्ण, तो यहाँ पर पूर्ण का अपना अर्थ होता है, तो सम उपसर्ग हो गया, पूर्ण मूल शब्द हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? सम प्लस आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण। ठीक है, तो ये पूर्ण हमारा मूल शब्द हो गया, सम उपसर्ग हो गया। वैसे प्रतिदिन, तो यहाँ पर प्रति हमारा क्या हो जाएगा? प्रति हमारा मूल शब्द हो जाएगा और दिन, प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा और दिन हमारा मूल शब्द हो जाएगा। उसके तरह आरोही आता है, आ हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा उपसर्ग हो गया, और रोही हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर देंगे। चलिए देखिए क्या है। देखिए सम प्लस पूर्ण, यहाँ पर देखिए सम आया, सम उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है। फिर प्रति उपसर्ग है, दिन मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, रोही आपका मूल शब्द है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाने वाले शब्द लिखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? धनवान। तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या लिखेंगे? धनवान। बन गया। अब देखो पंडित प्लस ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडिती। क्या यहाँ पर? वैसे तो ई पंडिती तो नहीं होता है, मेरे ख्याल से पंडिताई होता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आई होता है, यहाँ पर ई नहीं होगा। पंडिती तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो यहाँ पर जो आपका प्रत्यय होना चाहिए वो आई होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख जाएगा पंडिताई। ठीक है, फिर आते हैं छलिया। तो यहाँ पर पहले तो आप लिखोगे छल, ये देखो छल लिखा, फिर ई क्या है? छोटी ई है, तो यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और फिर या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका छलिया। मुझे इसमें डाउट है, आपका पंडिती तो कोई शब्द होता नहीं है, पंडिताई ही होता है। तो देखिए यहाँ पर वही है, आई है, यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर देखिए आई है। ठीक है, तो है धनवान, पंडिताई और छलिया। ठीक, चलिए आगे आ जाए। नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास समास आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए। अब हमें क्या करना है? हमारे पास समास दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें समास के नाम भी लिखने हैं। तो समास आधारित 5 प्रश्न हैं, हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है? अन्न जल विग्रह कीजिए। अब देखिए अन्न जल दोनों पद समान हैं, ठीक है, और एक दूसरे के विपरीत भी हैं। तो अन्न जल यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्न और जल। अब चूंकि बीच में योजक लगा है, उसको हटा के और लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये क्या होता है? द्वंद्व समास। अन्न जल, अन्न और जल, द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं।
प्रत्येक का विग्रह कीजिए। प्रत्येक का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। अब पूर्व पद क्या हो जाएगा, वो है आपका अव्यय, तो हो जाएगा अव्यय भाव समास। तो प्रत्येक का विग्रह क्या होगा, प्रति प्लस एक। यहां पर देखिए प्रत्येक का हम विग्रह कर रहे हैं, प्रति एक, हर एक, अव्यय भाव समास। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक एक के प्रति या हर एक। नेक्स्ट आते हैं हाथ और पाव, इसका समस्त पद बनाएंगे। और की जगह सिर्फ हमें योजक शब्द लगाना है, और हटा दीजिए, बीच में योजक शब्द लगा दीजिए, हाथ पांव हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास। चूंकि इसमें और लगा है उसको हटाकर योजक लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो देखिए क्या है, हाथ पाव द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं दो माँ का समस्त पद होगा द्वि माता। दो माँ का क्या होगा, द्वि माता। जैसे एक माता जन्म देने वाली, एक माता पालने वाली, तो उसको हम दो माता का बोलते हैं, तो वो हो जाता है द्वि माता। तो द्वि माता में हम कौन सा समास देख रहे हैं, प्रथम पद आपका क्या हो रहा है, संख्यावाची। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, दो माँ का यानी कि दुमाता या द्विमाता, द्विगु समास। नेक्स्ट आते हैं नहीं है जन जहां, वो क्या होगा, निर्जन, है ना। तो देखिए क्या है, लोगों से रहित या जन रहित, आप निर्जन भी बोल सकते हो। ठीक है, लोगों से रहित, जन रहित, तत्पुरुष समास। क्योंकि नहीं यहां पर आ रहा है ना, लोगों से रहित आ रहा है, से रहित, तो आपादान तत्पुरुष समास यहां पर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट व्याकरण का टॉपिक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। इस पर हमें रखे गए हैं 5 प्रश्न और हमें करने हैं सिर्फ 4 प्रश्न, 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, राम के पिता का नाम दशरथ है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। अब आप सिंपल देख रहे हैं, राम के पिता का नाम दशरथ है, तो ये एक सेंटेंस है, सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। तो हम देख लेते हैं अर्थ के अर्थ पे भेद कौन सा है, विधानवाचक। शांत रहो, अब बहुत शोर मच रहा है, टीचर बोलती है शांत रहो, तो ये क्या कह रही है, आज्ञा दे रही है कि आप सभी को शांत रहना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मेघा रोटी बनाती है, निर्देशवाचक वाक्य बनाना है। यहाँ पर क्या है, निषेधवाचक वाक्य यानी कि मना करना है। तो क्या है, मेघा रोटी नहीं बनाती, सिंपल दे दो, नहीं बनाना है ना, तो कर रही है उसे नकारात्मक में कर देंगे। तो क्या है, मेघा रोटी नहीं बनाती अथवा मेघा रोटी नहीं बना रही है, ये भी रख सकते हो, नहीं बनाती या नहीं बना रही है, दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं राहुल चलते रहो, प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, तो क्या होगा, राहुल कैसे चलते हो, ऐसे दे सकते हो, क्या राहुल चलते हो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर सही क्या होगा, क्या राहुल चल रहा है, ये भी सही है, चलते रहो या चल रहा है, ये भी। काश चंचल फुटबॉल खेलती, विस्मयादि वाचक वाक्य में लिखना। अब यहाँ पर ये है काश, तो काश के आधे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन काश लगे होने से ये इच्छावाचक वाक्य में हो जाता है। तो दिया हुआ तो इच्छावाचक वाक्य, हमें विस्मयादि, आहा अरे चंचल फुटबॉल खेलती है, वाह चंचल फुटबॉल खेलती है। आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हो, आश्चर्य कर सकते हो, खुशी कर सकते हो। तो काश चंचल फुटबॉल खेलती, यहाँ पर विस्मयादि वाचक वाक्य में मेरे हिसाब से जो रहेगा वो काश हटाकर वहां पर रहेगा अरे चंचल फुटबॉल खेलती है, तो काश की जगह आपको अरे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित काव्यांशों में किन्हीं 4 के अलंकार पहचानने हैं। आपके पास में अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 4 प्रश्नों को करना है। तो इन 5 प्रश्नों में आपके पास जो अलंकार का सिलेबस है वो है सिर्फ शब्द अलंकार, जिसमें है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार आपके सिलेबस में है। देखिए क्या, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इसमें रावण की आवृत्ति, जितना हमारे सामने दिया गया है इसमें रावण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए ठीक है, प्रतिघट कटक कटीले केते केते कटी कटी कटी, तो यहाँ पर कावर्ण की आवृत्ति हो रही, सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार।
ठीक है। अब यहाँ पर कटी कटी शब्द 2 बार आए, इससे मत समझना कि यमक अलंकार है। यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार अर्थ सेम है, इसलिए यहाँ पर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप सिंपल क्या दे दोगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कहें कभी बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। अब यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहला है कहें कबीर बेनी, कहें कवि बेनी, तो यहाँ पर कवि बेनी कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, अर्थात कवि राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि बेनी अर्थात चोटी जो है वो बयाल की चुरा ली गई है। तो एक ही शब्द 2 बार आया, जहाँ पर एक है राम वृक्ष बेनीपुरी से और दूसरा है बेनी अर्थात चोटी से। ठीक है, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट है रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पर रति रति और सब है रति, तो यहाँ पर पहला जो रति रति है उसका मतलब है कण कण, हर एक कण कण में शोभा है, कैसी, रति के शरीर की, यानी कि रति कौन है, कामदेव की पत्नी, जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक कण इतना सुंदर लग रहा है मानो हर कण में रति के शरीर की सुंदरता समाई हो, ये चीज बताई गई। तो यहाँ पर रति शब्द 2 बार आया, जहाँ पर पहले रति का शब्द है कर्ण कर्ण, वहीं दूसरे रति का शब्द है कामदेव की पत्नी रति से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है यमक अलंकार। नेक्स्ट है सीधी चलती राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, यानी कि जो लोग सीधे चलते हैं वो निशंक हैं, यानी कि उन्हें किसी चीज की डर नहीं, शंका नहीं। लेकिन जो विप्लव करते हैं, यानी कि जो उपद्रव मचाते हैं, उन्हें हरि अर्थात ईश्वर का आतंक है, और वे हरि का आतंक यानी कि बंदर का आतंक है। यानी कि जो टेढ़े चलते हैं वे बंदर के आतंक के समान होते हैं, और जो टेढ़ा व्यवहार रखते हैं उन्हें प्रभु का आतंक रहता है, यानी कि प्रभु से डर रहता है। तो यहाँ पर हरि शब्द में 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो प्रभु का अर्थ है, दूसरा बंदर का अर्थ है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपके हैं, इसलिए यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। चलिए अब हम आ गए खंड गा में। तो हमने खंड का अपठित बोध किया, खंड खा व्यवहारिक व्याकरण किया, और अब हम आ गए हैं खंड गा में, जहां हम करने वाले हैं अपनी दोनों पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को। तो पाठ्य पुस्तक पर हमारी 2 पाठ्य पुस्तक हैं, एक तो है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। तो क्षितिज हमारे 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड गद्य खंड। तो इसमें भी आपको उसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास गद्य खंड आधारित जो हमारे 6 अध्याय हैं, उन अध्यायों में से किसी भी अध्याय से एक गद्यांश रखा जाएगा। उस गद्यांश पे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय, जो हमें 5 करने, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्न रखे जाएंगे, हमें 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास खंड गा का जो तीसरा प्रश्न आएगा उसमें काव्य खंड आधारित 7 अध्यायों में से किसी भी अध्याय से एक काव्यांश रखा जाएगा। उस काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद गा खंड का जो चौथा प्रश्न होगा उसमें हमारे पास काव्य खंड के 7 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक, फिर खंड गा का जो 5वां प्रश्न होगा वहां पर हमारी कृतिका जो बुक है उसके 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न रखे जाएंगे और उन 3 में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो ये खंड गा का हमारे सामने इस तरीके से मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट बता दिया। चलिए अब कर लें इसका प्रश्न क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो हमारे गद्य खंड के 6 अध्याय दिए गए हैं उसमें से हमारा पहला अध्याय है 2 बैलों की कथा। उसमें से एक गद्यांश रखा गया, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्नों को हमें करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। जब कांजी हौज से वो जो कसाई था इनको लेकर गया ना, वो दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये कसाई ले जाकर उनको मार देगा, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था।
यानी कि जरा से ये चाल धीमी करते, एक तो भाई दोनों कमजोर भी थे, जरा सी धीमी करते तो वो पीछे से डंडा मार देता था, तो इस वजह से गिरते पड़ते जैसे भी है वो चलते जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे आर से चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। यानी कि उन सभी चरते हुए गाय भैंसों को देखकर जो है हीरा मोती कह रहे थे, सोच रहे थे कि भाई इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इनके दो भाई जो हैं कसाई के हाथ जा रहे हैं मरने के लिए। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, यानी कि जानी परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी कि रास्ते लौटते समय उन्हें याद आ गया कि ये घर रास्ता झूरी के घर का जाता है, ये उनका अपना घर है। इस बात को सोचकर वो बहुत प्रसन्न हुए थे। और उस कुएं की भी उन्हें याद आ गई थी। ठीक है, अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, दढ़ियल व्यक्ति कौन था? एक बधिक अर्थात कसाई, झूरी की पत्नी का भाई या व्यापारी? तो सही क्या था? वो एक बधिक अर्थात कसाई था। नेक्स्ट है, दोनों बैल दढ़ियल के साथ चलते हुए क्यों कांप रहे थे? क्या डर था? उन्हें डर था कि यह दढ़ियल उन्हें गया को ना सौंप दे। उन्हें डर था कि वह उन्हें अब मार डालेगा। उन्हें स्वयं को पीटे जाने का डर था। उन्हें झूरी से दूर जाने का डर था। तो किस बात का उन्हें डर था? उन्हें डर था कि अब उन्हें मार डालेगा, मतलब वो जो ये बधिक है वो इन्हें मार डालेगा, उन्हें डर ये था। बैलों को किनका जीवन अधिक सुखमय लग रहा था? रास्ते में मिलने वाले जो भी गाय बैल थे उनका जीवन सुखमय लग रहा था, है ना? तो देखिए क्या है, गांव के जीवन का, राह में मिलने वाले गाय बैलों के झुंड का, दढ़ियल व्यक्ति का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही क्या था? राह में मिलने वाले गाय बैलों के झुंड का। दोनों बैलों की चाल अचानक तेज क्यों हो गई? क्योंकि वो रास्ता उन्हें जाना पहचाना अपने घर का यानी कि झूरी के घर का लगा था। इनमें से कोई नहीं, तो इसको जानने के लिए बाकी पढ़ना पड़ेगा। वे गाय बैलों के रेवड़ में मिल जाना चाहते थे। उन्हें लगा कि वे जिस रास्ते से जा रहे हैं वह परिचित है। उनके मन में दढ़ियल व्यक्ति को मारने का विचार आया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? उन्हें लगा कि वे जिस रास्ते से जा रहे हैं वह परिचित है, क्योंकि वो उनका जाना पहचाना यानी कि झूरी के घर का रास्ता था। 5वां है, दुर्बलता में क्रमशः उपसर्ग व प्रत्यय कौन सा होगा? तो यहाँ पर दुर्बलता में क्या होगा? देखिए, इसको हम आपको करके बताते हैं। हमने हमेशा क्या बोला है कि जब भी आपसे उपसर्ग प्रत्यय निकालना हो तो आप उसमें से मूल शब्द को पहले अलग किया करो, तो आसानी से आप उपसर्ग और प्रत्यय निकाल लोगे। तो दुर्बलता में हमारा मूल शब्द क्या है? आप देख रहे हैं, मूल शब्द हमारा होगा बल। ठीक है, तो अब इसमें उपसर्ग क्या लगेगा? इसमें उपसर्ग लग रहा है आपका दुर। ठीक है, देख रहे हैं ना क्या लग रहा है? अच्छा सॉरी, एक मिनट। ओके, यहां पर आएगा आपका दुर। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या लगेगा आपका? ता। तो बना कैसे? देखो, दुर का दू आया, फिर ये रा कहाँ चला जाएगा? इस बा के ऊपर, फिर ला आया, फिर ये हमने ता जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपका? दुर्बलता। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो सही यहां पर आप क्या देख रहे हैं? दुर और ता, ये तीसरा वाला हमारा सही है। चलिए, अब हम आ गए अपने खंडगा के दूसरे प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 में, जहां पर हमारे गद्य खंड के 6 अध्यायों में से रखे गए हैं 4 प्रश्न और हमें करने हैं 3 प्रश्नों को।
निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं आप। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो भी आप 3 प्रश्न करेंगे उनके उत्तर होने चाहिए 25 से 30 शब्दों के अंदर, यानी कि 25 to 30 वर्ड्स के अंदर होने चाहिए। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर, तो जब 3 प्रश्न करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बती समाज में किसी भी तरह का भेद भाव, डर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। जाति प्रथा, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। वहाँ की स्त्रियाँ भी जो है वो बहुत ही अच्छे से रहती थी। वहाँ के लोग जो हैं अपने घरों के अंदर आमंत्रित करते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ना। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि उस समय वहाँ समाज में बहुत खुलापन था, यानी कि सभी लोग बहुत खुलकर रहते थे। तो ना बहुत ज़्यादा रूढ़ी या परंपराएं होती तो कहीं ना कहीं लोग बंध जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव नहीं था। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती, यानी कि कोई अनजान व्यक्ति है तो उसे भी वो लोग चाय बनाकर अगर मांगा है तो दे देती थी। बौद्ध भिक्षुओं को घर के अंदर तक आने की अनुमति थी। केवल बहुत निम्न श्रेणी के लोगों को चोरी के भय से घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। समाज में मदिरा पान छड़ का रिवाज था। शाम को लोग छड़ पीकर होशो हवास खो देते थे। बिना जान पहचान के लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे, यानी कि अगर आपका जान पहचान नहीं है तो आपको घर में जगह नहीं मिलेगी। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तथा अंधविश्वासी थे, जो गंडे नाम पर साधारण कपड़ों के टुकड़ों को भी विश्वास कर लेते थे। चलिए दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। अब यहाँ पर क्या है, लॉरेंस कौन था? D.H. लॉरेंस की तरह कौन बने? सालेम अली। नैसर्गिक यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है उनकी तरह। तो उसका आशय है कि उनकी मृत्यु के बाद वो इस प्रकृति में ही रच बस गए। कौन वो? सालेम अली, है ना। तो देखिए क्या है, अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण और पक्षियों से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात की थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। सालिम अली भी उनके समान ही प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में समर्पित कर दिया, यानी कि वो जिस भाव से थे, उन्हें पर्यावरण और प्रकृति से बहुत लगाव था, उसी लगाव के साथ वो घुल मिल गए थे। प्रश्न संख्या 3 है, पैदा होने पर नन्ही महादेवी वर्मा की बड़ी खातिर हुई, जबकि उस समय लड़कियों को बोझ समझा जाता था, क्यों? करीबन 200 वर्षों के बाद महादेवी के वर्मा के खानदान में कोई लड़की की पैदाइश हुई थी। इससे क्या हुआ कि उनके यहाँ उनकी खातिरदारी बहुत की गई, क्योंकि 200 साल तक कोई लड़की नहीं हुई थी। अब उस समय समाज में जो है वो लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। लड़कों को ज़्यादा मान दिया जाता था, लड़कियों को पहले पैदा होते मार दिया जाता था। तो जब महादेवी वर्मा अपने खानदान में 200 वर्षों के बाद पैदा हुई, तो इसीलिए 200 वर्षों तक उनके खानदान में कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी, जिसके कारण से जब वो पैदा हुई तो उनका बहुत मान सम्मान किया गया था। महादेवी जी के परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई थी। उनके बाबा ने कुलदेवी दुर्गा की आराधना की। इसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। हालांकि उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर महादेवी जी को वो सब नहीं सहना पड़ा जो उस समय लड़कियों को सहना पड़ता था, यानी कि बहुत सारे रिवाजों रीतियों में बंद कर रहना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, उन सब में नहीं करना पड़ा। इन्हें हर एक चीज़ की एडवांटेज मिल रही थी, जो चीज़ मांगे जैसी करें सबको सब कुछ मिल रहा था। वर्षों मन्नत मांगने के बाद महादेवी जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनकी खूब खातिर हुई थी, यानी कि उनको बहुत मान सम्मान के साथ, लाड प्यार के साथ घर में रखा गया था। लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर क्यों रो पड़ना चाहते थे? क्योंकि लेखक को ये अंदाजा हो गया था, एक तो उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर कि भाई इनकी आर्थिक स्थिति वाकई बहुत खराब रही होगी कि वो उन्होंने इस जूते में जो है फोटो खिंचाई।
तो आर्थिक स्थिति तो थी ही थी, साथ ही वो ये भी देख रहे थे कि समाज में जो साहित्यकार हैं उनका ज़्यादा मान सम्मान नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है। लेखक प्रेमचंद की वेशभूषा और जूते देखकर रो पड़ना चाहते थे, क्योंकि इतने महान लेखक होने के बाद भी उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छे जूते। तो ये सीधे सीधे इशारा किस तरफ कर चलता है कि भाई इतने महान साहित्यकार थे, समाज में इतना नाम था, लेकिन उनको इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो अच्छे कपड़े और जूते पहन सकते। इससे पता चलता है कि प्रेमचंद का जीवन किस बदहाली के दौर से गुजर रहा था। लेखक उनकी स्थिति से उत्पन्न दुख को अपने भीतर तक महसूस कर रो देना चाहते थे, यानी कि वो अंदर तक बहुत ही ज्यादा दुखी थे। अब हम आ गए खंड गा के तीसरे प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 9 पे। तो हमारे पास जो हमारे काव्य खंड है क्षितिज बुक का, उसमें 7 अध्याय दिए गए हैं। उन 7 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से आपके पास काव्यांश रखा जाएगा, उसे पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 5 प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, देखिए क्या है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराली, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। तो हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही अच्छा सरोवर है जिसे बोला जाता है मान सरोवर। तो हंस क्या होते हैं, उस मान सरोवर जल में हंसते हैं, खेलते हैं, खेल रहे हैं, उनको वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। और हंस क्या है, मोती चुगते हैं, वहाँ पर वे मोती चुग रहे हैं। अब वो यहाँ से हटकर कहीं नहीं जाना चाहते। ये चीज़ उन्होंने इसमें बताई है। लेकिन इसके माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं, कबीर जी की साखियाँ हैं ना, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति रूपी मानसरोवर में डुबकी लगाता है, उनके भक्ति में डूब जाता है और वहाँ पर उनकी भक्ति करते हुए जो आनंद प्राप्त करता है, यानी कि मुक्ता फल चुकता है, मोतियाँ चुकता है, फिर वो वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। यानी कि उसे वो आनंद वहाँ पर आता है कि वो उसके अलावा कहीं और जाकर कुछ नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये दिया गया। अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए क्या है, यहाँ मानसरोवर का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। समुद्र के रूप में, एक पवित्र झील के रूप में, एक पवित्र झील के रूप में और पवित्र मन के रूप में, दोनों में किया गया है, या पवित्र मन के रूप में। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही है, एक पवित्र झील के रूप में और पवित्र मन के रूप में। यानी कि एक पवित्र मन यानी कि ईश्वर की भक्ति में जब रमता है तो उसे जो आनंद आता है वो बताया गया। मान सरोवर में हंस क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। झील के जल में को पीने में मग्न है, झील के ऊपर उड़ रहे हैं, दिन रात क्रीड़ा मग्न है, यानी कि खेल रहे हैं। तो सही क्या है आपका, दिन रात क्रीड़ा मग्न नहीं है, क्रीड़ा मग्न। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलने कूदने में वे मग्न हैं। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश में हंस किसका प्रतीक है, जीवात्मा का, समय का, एक पक्षी का या मृत्यु का। तो यहाँ पर हंस प्रतीक है जीवात्मा का, यानी कि एक जीव की आत्मा को प्रभु की भक्ति में जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसके हटकर वो कहीं नहीं जाना चाहता है। हंस मानसरोवर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते, क्या रीजन है, क्योंकि उसे कहीं और मोती नहीं मिलेंगे, वह उड़ने में असमर्थ है, उसको क्रीड़ा का ऐसा आनंद कहीं और नहीं आएगा, वह अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो वो हंस छोड़ उड़कर क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे कहीं और मोती नहीं मिलेंगे। यानी कि उसे जो जीवात्मा होती है, यानी हंस रूपी जो जीवात्मा होती है, उसे ईश्वर की भक्ति में जो आनंद आ रहा है उसे कहीं और नहीं मिलेगा, इसीलिए वो वहां से जाना ही नहीं चाहता। भक्ति भावना की चरम अवस्था क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्ति में लीन हो जाना, परमात्मा के दर्शन होना, मन की पुकार सुना जाना। तो भक्ति भावना का चरम जो अवस्था होती है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, यानी कि भक्ति करते करते हम ईश्वर में ही विलीन हो जाएं, हम ईश्वर में ही जो रम जाएं, तो वो एक चरम सीमा होती है भक्ति की। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10, जहां पर हमारे काव्य खंड के 7 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे। हमें सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में। ये जो 25 से 30 शब्द दिए रहते हैं इन्हें वैसे ही लिखना है,
ध्यान रखना, 25 से 30, यानी कि 30 शब्दों से ऊपर नहीं बढ़ना और 25 शब्दों से नीचे नहीं जाना। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर, और जब आप करोगे 3 प्रश्न तो इसके लिए मिलेंगे आपको कितने, 6 नंबर। देखिए क्या है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पे जा रहे कविता के आधार पर बताइए। तो इस कविता के आधार पर हम देखें कि बच्चे जो हैं वो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से इसलिए वंचित हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन सब के लिए पैसे खर्च कर सकें। उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में ही पैसे कम पड़ जाते हैं। इसीलिए वो अपनी बेसिक नीड्स यानी कि भोजन, कपड़ा, मकान के लिए इतने छोटे छोटे बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी झेल रही है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारी में हाथ बटाना पड़ता है, यानी आर्थिक गतिविधि यानी कि पैसा कमाने में हाथ बटाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। एक समय खाने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता था। वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रहे, यानी कि जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना, कपड़ा, मकान, उसी की आपूर्ति उनसे ठीक से नहीं हो पा रही है। इस अवस्था में भयानक निर्धनता को झेलते हुए उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है। इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं, यानी कि उन्हें जो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता को यहाँ पर बताया गया है, जो बादल रूपी जो मेहमान आ रहे हैं उसकी नायिका बताई गई है, उसकी प्रेमिका को बताया गया, पत्नी को बताया गया, जिससे उसका पति साल भर बाद मिलने के लिए आया है। तो वो लता क्या है, वो किवाड़ की ओट से खड़े होकर जो है वो अपने पति को जो है बात कह रही है। क्या कह रही है कि भाई साल भर बाद सुधी लीनी, हमको तो लगे कि तुम हम आपको भूल ही गए, हमें लेने ही नहीं आओगे, है ना। इस वजह से वो शिकायत कर रही है। लता ने बादल रूपी मेहमान को व्याकुल नवविवाहिता की भांति देखा, यानी कि नई स्त्री जो जिसका नया विवाह हुआ होता है उसकी भांति देखा। उसके इस तरह देखने का कारण था कि बादल रूपी मेहमान पूरे 1 साल बाद आया था। भाई पिछले साल आया था, छोड़ गया था, अब फिर से 1 साल बाद आया। भाई बादल तो 1 ही साल बाद आते हैं, वो आया था तो 1 साल बाद है। वह गर्मी यानी कि विरह वेदना से व्याकुल थी, यानी कि वो विरह में पूरी तरह विचलित थी कि भाई हमसे अभी तक हमारे पति मिलने नहीं आए हैं। और माननी भी थी, यानी कि वो पूरी तरह उनको मनाना चाहती थी, इसीलिए उससे अपनी नाराज़गी प्रकट कर रही थी कि भाई आप 1 साल बाद मुझसे मिलने आए, आपको मेरा कुछ होश ही नहीं था। मैं इतने टाइम से आपका 1 साल से इंतज़ार कर रही थी, इतनी तकलीफ़ को झेल रही थी, आपको मेरा होश ही नहीं था। अगला प्रश्न है, वाक कविता की कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य क्या है? जो वाक कविता की कवित्री हैं ललद, उनका घर कहाँ है? परमात्मा के पास। तो ये जो आत्मा है ये यहाँ पर पृथ्वी पर आती है, एक शरीर में जन्म लेती है, लेकिन इसका घर परमात्मा के पास में होता है। तो वो जो है उस तकलीफ़ को झेल रही होती है। तो यहाँ पर जो कवयित्री हैं वो घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि वो परमात्मा से मिलने की चाह में बहुत व्याकुल हैं। कवित्री प्रभु की शरण को अपना घर मानती है, यानी कि मरने के बाद ही तुम लोग प्रभु के पास पहुंचेंगे। तो वो किसी भी तरह इस संसार से मुक्ति पार के प्रभु के पास पहुंच जाना चाहती हैं। उनका घर जाने की चाह से तात्पर्य है इस भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु के शरण में जाना। अब भव सागर किसे कहा गया है? इस संसार को। इस संसार से मुक्ति पाकर वो प्रभु के पास, यानी कि जल्द से जल्द वो मरना चाहती हैं और उनकी आत्मा प्रभु के पास पहुंच जाना चाहती है। चौथा प्रश्न है, ग्राम श्री कविता के अनुसार पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, इन्हों उनकी जो ज़्यादातर कविता हैं ये
इन्होंने प्रकृति पर लिखी है और प्रकृति को वो इतना अच्छी तरीके से वर्णित करते हैं, जैसे लगता है प्रकृति को जीवंत कर देते। जैसे यहाँ पर अलसी है, मुरैठी है, मटर है, इन सभी के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रकृति को जीवंत करने के लिए बात करी और कितनी सुंदर तरीके से व्यक्त किया है कि जैसे लग रहा है कि प्रकृति हमारे सामने जीवंत होकर खेल रही है, ऐसा। इसीलिए उन्हें सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी ने प्रकृति के कोमल और सुंदर रूप का चित्रण बहुत खूबसूरती और बारीकी से किया है, इसीलिए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वे प्रकृति के प्रत्येक रूप के लिए अत्यंत कोमल एवं नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो चीज़ें वो लेते हैं कि जो लोगों ने सोची नहीं होती या अभी तक प्रयोग नहीं की गई थी, उनका प्रयोग करके वो कविताओं में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 11, जो हमारे खंड गा का आखिरी प्रश्न है। खंड गा के आखिरी प्रश्न में हमारे पास है हमारी बुक कौन सी, कृतिका। कृतिका के 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न रखे जाएंगे और आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप 2 प्रश्न के उत्तर देंगे, एक प्रश्न का उत्तर आप 50 से 60 शब्दों में देंगे। तो इससे पता चल गया कि भाई ये तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जो आपकी पूरक पुस्तिका रहती है उसमें हमेशा दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं, तो जब आप 2 प्रश्न करोगे तो 8 नंबर मिलेंगे। अब 3 चैप्टर हमारे कौन से हैं, इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, ये 3 चैप्टर आपके दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों से ही आपके पास प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके पास इस जल प्रलय से आ रहा है। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ में आए पानी की तीव्रता का वर्णन कीजिए तथा बताइए ऐसे प्रसंगों से आपको क्या क्या करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस पाठ में जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, आगे फेन के साथ बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो सारा आपको वर्णन करना है। फिर आपको क्या प्रेरणा मिल रही है, तो आप यहाँ पर चीज़ें ये सीख रहे हैं कि जब कभी हमारे एरिया में बाढ़ आए तो हम कैसा कर सकते हैं, या जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको हम किस तरीके से अपनी सहायता दे सकते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या है, पटना में 1967 में 1967 में जो बाढ़ आई थी उसका वर्णन रेणु जी ने इस पाठ में किया है, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया है। पटना का पश्चिमी इलाका छाती तक पानी में डूब गया, यानी कि यहाँ तक पानी आ चुका है। यहाँ तक कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। अपने अपने साधनों से लोग बाढ़ की स्थिति देखने के लिए निकल पड़े। देखने वालों की आंखों में और जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। सभी की आवाज थी, आ रहा है, मतलब सब कह रहे थे कि भाई आ रहा है, आ रहा है। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेहुआ झाग फेन, गेहुआ झाग क्यों, क्योंकि जब पानी आगे बढ़ता है तो उसके साथ गंदगी होती है, तो वो गेहुआ हो जाता, सफेद नहीं रहता पानी का झाग। पानी तेजी से सरकता आ रहा था, लोग मना करते हुए बह रहे थे आगे मत जाओ, जैसे वह आ रहा है मृत्यु का तरल रूप है। बाढ़ में पानी का बहाव तेज होता है और देखते ही देखते तमाम रिहायशी इलाके जलमग्न हो जाते हैं। लोग जरूरत की चीजों के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि भाई किस तरीके से चीजें वहां होती हैं और हमको क्या प्रबंध करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में, जो कि दिया गया है मेरे संग की औरतों से। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। मेरे संग की औरतें पाठ के इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्त अंकित कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, लेखिका की जो माँ थी वो एक पारंपरिक स्त्री से बिल्कुल अलग थी। वो घर के काम नहीं करती, बच्चों की देखभाल नहीं करती, लेकिन तब भी सबके दिलों पर राज करती थी। इसका रीज़न था उनकी सत्यनिष्ठता। उनसे अगर कोई डिसीजन लिया जाता था तो वो बिना किसी पक्ष में आए एकदम सही डिसीजन देती थी, दूसरों की बातों को रहस्य करती थी। तो यहाँ पर लेखिका की दादी का जो घर का माहौल था वो काफ़ी खुलेपन के साथ था। स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था, अपनी अपनी जो मर्जी है उसको बयां करने की आज़ादी थी, ये सब वहाँ पर था। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। वहाँ सबको लीक से हटकर चलने की छूट थी, यानी कि जो जैसे रहना चाहता है उसे पूरी छूट थी। लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था।
खुद दादी ने ही अपनी पुत्रवधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका की मां को परिवार भर के लोग मानते थे। परिवार का वातावरण धार्मिक था। स्वयं दादी नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। उनके परिवार में साहित्यिक माहौल था, यानी कि सभी पढ़ने लिखने के बहुत अच्छे से शौकीन थे। लेखिका की मां पुस्तकें पढ़ना, चर्चा करना, संगीत सुनने में समय बिताती थी। स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था कि 5 पुत्रियां पैदा होने पर भी घर में लेखिका की मां का आदर सम्मान कम नहीं हुआ था कि भाई 5 पुत्रियां पैदा कर दिया तो उनको कुछ बातें कही जाएं, कुछ सम्मान कम हो जाए, ऐसा नहीं। पूरे घर में उनका बहुत मान सम्मान था और उनसे बहुत सारी चीजों पर राय भी ली जाती थी। तीसरा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी पाठ के अनुसार राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को गोपाल प्रसाद और शंकर के विषय में क्या बताता है? तो यहाँ पर राम स्वरूप ने पत्नी प्रेमा को क्या बताया था कि भाई वो लोग बहुत सम्माननीय हैं, बहुत बड़े घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बताया था ना। राम स्वरूप प्रेमा को बताता है कि उनकी लड़की उमा को देखने 2 व्यक्ति आ रहे हैं। उनमें से एक लड़के के पिता यानी कि बाबू गोपाल प्रसाद हैं, जो दक्यानूसी विचारों के हैं। भाई वकील हैं लेकिन तब भी दक्यानूसी विचार हैं। वह स्वयं पढ़ा लिखा और पेशे से वकील है। बड़ी बड़ी सभा सोसाइटियों में जाता है, किंतु अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की चाहता है जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो। उनका लड़का शंकर BSc करने के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। वह भी लड़कियों की उच्च शिक्षा के पक्ष में नहीं है, यानी कि वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है लेकिन लड़की ज्यादा पढ़ी हो ये उसके पक्ष में नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाता है कि वह उनके सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात छिपा कर ही रखे, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी, ताकि उस पर आप अपने हिसाब से मर्जी चला सके। इसलिए तो प्रेमा को ये सारी चीजें रामस्वरूप सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि वो उमा के पढ़े लिखे होने की बात जो है शंकर और गोपाल प्रसाद के सामने ना रखें। ठीक है, चलिए अब हम आ गए खंड घा। खंड घा है हमारा रचनात्मक लेखन। क्या दिया गया है? रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में हमारे पास जो टॉपिक हैं 6 टॉपिक है जो हमारे सामने रखे गए हैं 4 प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न हमारा अनुच्छेद लेखन का रहेगा, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, कोई हमें एक करना है। दूसरा प्रश्न पत्र पर आधारित रहेगा, जहां पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना है। तीसरे प्रश्न में हमारे पास ईमेल और लघु कथा ये दोनों आएंगे, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है। और जो हमारा चौथा यानी कि आखिरी यानी कि 15वां प्रश्न रहेगा, वहां पर हमारे पास में जो आएगा वो है सूचना लेखन, और आपका लास्ट जो बचता है वो ना आपके ये ऑप्शंस में आएंगे। तो सूचना लेखन हो गया और आपके पास लास्ट एक और था संवाद लेखन। इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 12 आ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से कोई आपको एक अनुच्छेद करना है। तो जो भी आपको अनुच्छेद करना है वो 120 शब्दों तक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, बहुत कम नहीं लिखना, यानी कि 100 to 120 वर्ड्स के अंदर अंदर आपका ये अनुच्छेद होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 3 दिए गए, एक करना है। संकेत बिंदु ऑलरेडी दिए गए हैं। देखिए क्या है, प्रकृति पर अगर गाज गिरती रहेगी, समझ लो मनुष्यता सिसकती रहेगी। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। यानी कि हम प्रकृति का अगर इसी तरीके से दोहन करते रहेंगे तो एक दिन हम ऐसे ही रोते रहेंगे। भाई हम देखिए कितनी सारी बीमारियों का, कितने सारे प्रलयों का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। अब संकेत बिंदु क्या दिए गए हैं, मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है। तो पहले संकेत बिंदु में आपको ये समझाना है। दूसरा है संतुलन बनाना, और तीसरा है तापमान वृद्धि में रोक। इन 3 संकेत बिंदुओं पर आपको ये यानी कि प्रकृति पर गाज गिरती रहेगी, समझ लो मनुष्यता सिसकती रहेगी, इस टॉपिक पर लिखना है। ठीक है, शुरू करें। मानव प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। हमारी भलाई प्रकृति की भलाई पर निर्भर करती है। प्रकृति पर गाज गिरने का अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों का, खनिजों का हम किसी तरह बस इस्तेमाल करते जा रहे हैं।
प्रदूषण फैला रहे हैं और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रकृति और मानव के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है। यदि हमने इस संतुलन को बिगाड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पर तापमान में वृद्धि, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता का क्षरण जैसी समस्याएं पहले से ही सामने आ गई हैं। यानी कि आप देख रहे हैं तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं हैं, तूफान हैं, सूखा है, बाढ़ है, भूस्खलन है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और जैव विविधता यानी कि जो अलग अलग तरीके की जैविक पशु पक्षियों में अलग अलग आप म्यूटेशन देख रहे हैं, जो मिट्टी है वो बहुत हटती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के संक्रमण फैल रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने, वो सारी चीज़ें। यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में मानवता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा, प्रदूषण को कम करना होगा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। यानी कि और भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे हम लोग हैं, ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं, पानी से बन रही है या कोयले से बन रही है। तो अब वैकल्पिक ऊर्जा क्या है, सूर्य ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी को आप इस्तेमाल करिए, तो हमें फ्री में मिलती है और ये प्रदूषण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। अपनाना होगा। तापमान वृद्धि में रोक लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर काम करना होगा। हम अपने कामों ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक तापमान की वृद्धि रोकने का सिर्फ एक तरीका है, जितना हो सके उतना पेड़ों को लगाओ, तो तापमान में काफ़ी हद तक वृद्धि को कम किया जा सकता है। अंत में याद रखें कि प्रकृति हमारा घर है, इसे हमें बचाना है तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। अगर प्रकृति गई तो समझ लीजिए हमारा जीवन भी नष्ट होगा ही। दूसरा है प्रदूषण की समस्या। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रदूषण की समस्या। विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमें अनुच्छेद लिखना है। देखिए क्या है, प्रदूषण न केवल किसी एक राष्ट्र की अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त भयानक समस्या है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में तत्व का असंतुलित मात्रा में विद्यमान होना। यानी कि देखिए, अब हवा में है, जल में है, जैसे भी है, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, इससे एक असंतुलन पैदा होता है, तो वो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण विज्ञान की देन है, रोगों का निमंत्रण है और प्राणियों की अकाल मृत्यु का संकेत है। प्रदूषण इस मनोहर धरा को नरक तुल्य बनाने पर तुला है। यानी कि ये जो प्रदूषण है कि क्या है, इस धरती को पूरी तरीके से खत्म करने पर तुला हुआ है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को दूषित कर रहा है। प्रदूषण ने सर्वप्रथम पर्यावरण को दूषित कर दिया। पर्यावरण का जीवन जगत के स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता से गहरा संबंध है। यदि पर्यावरण शुद्ध है तो मानव का मन एवं तन भी शुद्ध है। बात सही है, प्रदूषण शुद्ध रहेगा तो हम अच्छी हवा लेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ और प्रफुल्लित रहता है। मनुष्य की कार्य कुशलता बनी रहती है। भाई जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम काम भी अच्छे से करते हैं। पर्यावरण को पावन बनाने में प्रकृति का विशेष हाथ है। प्रदूषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सामाजिक प्रदूषण और प्राकृतिक प्रदूषण। ठीक है, सामाजिक प्रदूषण समाज के लोगों के दूषित विचार से उत्पन्न होता है। यानी कि बहुत सारे लोग बहुत गलत तरह का सोचते हैं। ठीक है, चीज़ों में हमेशा निगेटिविटी ढूंढना, पॉजिटिविटी हम देखते ही नहीं, तो वो सामाजिक दूषण हो जाता है। अब आजकल सामाजिक प्रदूषण फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है, सोशल मीडिया पे आप आ जाइए, वहाँ पर अपने विचार की गंदगी उड़ेलिए और उस पर 4 लोग आपके साथ और हो जाएंगे, है ना। आप हर चीज़ में निगेटिविटी देखते हो, पॉजिटिविटी तो आपको देखने का सवाल ही नहीं होता। फिर आ जाते हैं धार्मिक प्रदूषण और नैतिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण के ही 2 रूप हैं। प्राकृतिक प्रदूषण प्रकृति के विभिन्न घटकों में संतुलन बिगड़ने से होता है। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण तथा ताप प्रदूषण। प्रदूषण चाहे सामाजिक हो या प्राकृतिक नितांत चिंतनीय है। यानी कि गंदगी किसी भी प्रकार की हो, आपके विचारों की हो, आपके व्यवहार की हो या प्राकृतिक रूप से हो, वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। तो इससे हमेशा हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए और निवारण के तरीकों को निकालना चाहिए। तीसरा हमारे पास में ऑप्शन है, आज़ादी अभी अधूरी है। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। हमने शारीरिक रूप से तो आज़ादी प्राप्त कर ली, अंग्रेजों से प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बावजूद अभी हम मानसिक रूप से
जो पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम अंधाधुंध जो पाश्चात्य संस्कृति है, यूरोपियन सब संस्कृति है, उनको बिना सोचे समझे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानसिक रूप से दूसरों के गुलाम अभी भी बने हुए हैं, है ना। हम शारीरिक रूप से, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि भाई अभी ये आज़ादी अधूरी है। क्या दिया गया है? आप ये संकेत बिंदु हैं। आज़ादी का महत्व, पूर्ण आज़ादी से तात्पर्य, आज़ादी की सुरक्षा कैसे, ठीक है, जो आज़ादी हमें मिली है उसकी सुरक्षा हम कैसे करें। आज़ादी का महत्व, स्वतंत्रता मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वतंत्रता मनुष्य को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं तथा पक्षियों को भी प्रिय है। कहा भी गया है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। अंग्रेजों की गुलामी को भारतवासी कैसे सहन कर सकते थे? वे इसी गुलामी की जंजीरों को काटने का अनवरत प्रयास करते रहे, यानी कि लगातार जो है वो इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते रहे। और अंततः 15 अगस्त 1947 को शताब्दियों से खोई स्वतंत्रता हमें पुनः प्राप्त हो गई। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। अब पूर्ण आज़ादी से तात्पर्य क्या है? देखिए, हमें यह आज़ादी अनेक बलिदानों के पश्चात प्राप्त हुई है, परंतु यह अभी पूर्ण आज़ादी नहीं है। हम आज भी मानसिक तौर पर गुलाम हैं। हमें इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। स्वार्थवश कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे भारत कलंकित हो अथवा इसकी स्वतंत्रता को कोई हानि पहुंचे, ठीक है। याद रखिएगा, संकेत बिंदुओं को हम इस तरीके से मेंशन नहीं करते। यहाँ पर मेरे मेंशन करने का सिर्फ एक तरीका था कि मैं आपको समझा सकूं कि हम संकेत बिंदुओं का हम इस्तेमाल किस तरीके, जो संकेत बिंदु दिए रहते हैं वही रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ लिखनी होती, मगर उन्हें हम एज अ हेडिंग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एक पैराग्राफ राइटिंग है। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग में हम हेडिंग्स नहीं डालते हैं, ठीक है। अब आखिरी हमारा संकेत बिंदु है, आज़ादी की सुरक्षा कैसे। भारतीयों को न सिर्फ बाहरी ताकतों से अपितु देश में छिपे गद्दारों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सभी को देशभक्ति की भावना जागृत करना होगा, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, तभी हम अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आज़ादी को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? ज़रूरी है कि हमारे विचारों में भी उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 में, जहां पर हमारे सामने दिए गए हैं 2 पत्र, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। दोनों में से ही आपको एक पत्र करना है। याद रखिए, फॉर्मेट में चेंजेस होते हैं दोनों के में। आप अंकित या अंकिता हैं, ठीक है। अब आपका नाम कुछ भी हो, आप लड़की हैं तो अंकिता नाम है, लड़के हैं तो अंकित नाम है। अपनी प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर अपने विद्यालय के पुस्तकालय में सुधार के लिए निवेदन कीजिए, ठीक है। जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें आप चाहते हैं कि सुधार हो जाए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्ली। फिर दिनांक, तो फॉर्मेट तो आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसी फॉर्मेट पर रहेगा। फिर आ जाएगा विषय, विद्यालय में समसामयिक विषयों की पुस्तकें मंगवाने हेतु, यानी कि जो चीज़ें उस समय हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उससे रिलेटेड पुस्तकें। अभी पुस्तकें हैं तो, मगर अब वो पुरानी हो चुकी हैं। अब अगर हमें जनरल नॉलेज या सब चीज़ होती है, हमें अपडेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मंगवाने के लिए। महोदय, मैं तनुजा आपके विद्यालय की छात्र हूँ। अच्छा, यहाँ तनुजा लिख दिया गया है, लेकिन आप अंकित के नाम से लिख रहे हो तो, या अंकिता के नाम से लिख रहे हो, ठीक है। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में कुछ सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में पुस्तकालय की किताबों का चयन और उनकी स्थिति सुधार की मांग कर रही है। कई पुस्तकें पुरानी और उपयोग की नहीं रहती, जिससे छात्रों को अध्ययन में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय की सुविधाओं को अपडेट करने की भी ज़रूरत है, जैसे कि आरामदायक पढ़ाई की जगह और आधुनिक संदर्भ सामग्री, यानी कि अपडेटेड सामग्रियां होनी चाहिए। इन सुधारों से न केवल अध्ययन के प्रति उत्साह बढ़ेगा, बल्कि हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। आपके सहयोग के लिए अग्रिम धन्यवाद। सादर अंकित या अंकिता, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब आ जाते हैं दूसरा पत्र। दूसरा पत्र जाहिर सी बात है कि औपचारिक है, तो ये अनौपचारिक होगा। आप छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
कमरे में साथ रहने वाले मित्र की विशेषताएं बतलाते हुए अपनी माता जी को पत्र लिखकर बताइए कि उसकी संगति का आप पर क्या असर हुआ है। तो अब आपको अपनी माँ को पत्र लिखना है, अनौपचारिक पत्र है। तो आप रह रहे हैं छात्रावास में, तो छात्रावास का एड्रेस देंगे, गोविंद छात्रावास, नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिर डेट डालेंगे 27 फरवरी 2019, या जो भी आप जिस भी डेट को पत्र लिख रहे हो वही डेट डालना। पूज्या माताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक, आपका पत्र मिला, पढ़कर सब हाल जाना। घर पर आप सभी सकुशल हैं ये जानकर खुशी होगी। तो जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसके अच्छे की कामना करते हैं और अब मैं स्वस्थ हूं ये चीजें हम बताते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, आपने अपने पत्र में जानना चाहा था कि छात्रावास के कमरे में साथ रहने वाला मित्र कैसा है। वह मैं पत्र के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं छात्रावास में हरीश नामक छात्र के साथ रहता हूँ, वहीं मेरा घनिष्ठ मित्र और सहपाठी भी है। हरीश हंसमुख, उदार तथा विनम्र स्वभाव वाला लड़का है। वह शाकाहारी, परिश्रमी तथा आस्तिक है। वह प्रातःकाल बिस्तर त्याग कर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होता है और उद्यान में भ्रमण के लिए जाता है। कहा जाता है उद्यान यानी कि बगीचे में टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। वहां व्यायाम और कुछ योग कर स्नान करता है, नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाता है। माँ, तुम्हें आश्चर्य होगा कि घर पर 8 बजे तक सोया रहने वाला मैं उसकी संगति के कारण प्रातः 5 बजे बिस्तर त्याग देता हूँ। यानी घर पे मैं 8 बजे सोता था, लेकिन अब अपने मित्र की संगति में आके क्या है, 5 बजे ही मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। उसकी दिनचर्या के अनुसार पढ़ने बैठ जाता हूँ। इससे मुझे पढ़ने का पर्याप्त समय मिल जाता है। दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है तथा पढ़ाई में मन लगने लगा है। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श तथा हर्षिता को स्नेह कहना, आपका प्रिय पुत्र गौतम कश्यप। तो आप नीचे भाई उसमें तो नाम नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14, जहां पर हमारे सामने एक है ईमेल और एक है लघु कथा। इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो जो भी आप करोगे उसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर। देखिए क्या दिया गया है, अपने क्षेत्र के जलभराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि हेल्थ ऑफिसर @mcd_online_government.in पर ईमेल लिखिए। तो आपको ईमेल एड्रेस दे दिया गया है कि आपको किसको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे फ्रॉम पे, यानी कि आप अपना ईमेल आईडी दोगे। फिर टू यानी कि जो आपको दिया गया है हेल्थ ऑफिसर वो आप दे दोगे। सीसी और बीसीसी लिखकर छोड़ दोगे, वहाँ कुछ नहीं लिखोगे। फिर है 15, जो डेट रहेगी वो डेट, जिस भी डेट को आप ईमेल डाल रहे हो वो, और साथ ही साथ यहाँ पर आप टाइम भी लिख सकते हो। फिर आते हैं विषय, जल भराव की समस्या के संदर्भ में महोदय। फिर नीचे वाला जितना फॉर्मेट है वो तो आपका औपचारिक ही रहेगा। देखिए क्या है, इस मानसून की बारिश के कारण आवासीय कॉलोनी सरोजनी नगर दिल्ली के सेक्टर 20, 22, 23 में जगह जगह पानी भर गया है। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य हो जाने से मच्छरों को भी प्रश्रय मिल गया है, यानी कि वो भी वहां पर आकर रहने लगे हैं। यही नहीं, जल भराव के कारण सड़कें भी टूट फूट गई हैं, जिसके कारण यातायात व बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा हो रही है। दैनिक जीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया है। अतएव आपसे निवेदन है कि आप उन्हें राहत पहुंचाएं ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। यानी कि इस जगह पर बहुत पानी भरा है, तो आप जल्द से जल्द वहां पर सुविधा बहाल कराएं। नीचे भवदीय या जागरूक नागरिक कुछ भी करके आप नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अथवा करके मैंने जैसे बताया था कि आपको एक लघु कथा लिखनी है। या तो आप ईमेल लिखो या तो लघु कथा लिखो, दोनों में से एक चीज लिखनी है। लघु कथा आपको लिखनी है नारी का संघर्ष विषय पर। लगभग 100 से 120 शब्दों में आपको लघु कथा लिखनी है। आप अगर ईमेल करोगे तो भी 5 नंबर मिलेंगे, और मान लीजिए अगर आप लघु कथा करते हैं दोनों में से, तो ये करते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे लघु कथा लिखते हैं। देखिए क्या है, नारी का संघर्ष। मैं एक स्त्री हूँ, मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता। आज मैं आपको अपने संघर्ष की कथा सुनाना चाहती हूँ, जो कि एक माता के गर्भ से आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। जन्म से पहले ही हम में से कईयों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, लेकिन मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने ध्यान दिया कि समाज में लड़कों के लिए कुछ अलग नियम हैं और लड़कियों के लिए कुछ और अलग नियम हैं। ठीक है,
फिर मेरा जीवन आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब सारी कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ बड़ी होने पर समाज के कुछ तथाकथित मर्दों ने मेरा शोषण करना चाहा। मैंने मदद की गुहार की, लेकिन कोई नहीं आया और मेरा पूरा जीवन इसी तरह के अनेक शोषणों के खिलाफ संघर्ष में बीत गया। अंततः मैं एक बात समझ गई, इस देश में सिर्फ पत्थर की देवियों की पूजा होती है और जो जीवित हैं उनका तो सम्मान ही नहीं होता। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है? आपके जीवन में आने वाली जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान कीजिए, उनके कार्य में उनका हाथ बटाइए, उनके प्रति आदर भाव रखिए। चलिए अब आ गए हम प्रश्न संख्या 15, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे सामने जैसे कि दिया गया है एक संवाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संवाद में क्या लिखना है। बच्चा रात के समय अपने पिता से लड्डू खाने की जिद कर रहा है। इस विषय पर पिता तथा बच्चे के मध्य होने वाले संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब रात में आप बोलो कि पापा लड्डू ला दो, तो पापा किस तरीके से आपको समझाएंगे, क्या करेंगे, उसी में आपके और पापा के बीच जो भी बात होगी उसे आपको लिखना है। तो अगर आप संवाद करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं। चलिए देखें। बच्चा, पिताजी मुझे लड्डू खाना है। पिताजी, अरे बेटा इतनी रात को तुम्हें लड्डू खाना है, मैं कल तुम्हारे लिए लड्डू ले आऊंगा। बच्चा, लेकिन पिताजी मुझे तो अभी चाहिए। पिता, जिद नहीं करते, अभी दिवाली पर तो तुमने लड्डू और पेड़े भी खाए थे, मैं तुम्हें फिर किसी दिन खिला दूंगा। बच्चा, नहीं पिताजी मुझे तो अभी खाना है, अभी अभी अभी। पिता, बेटा तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो और तुम्हें मालूम है ना, रात को मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। खराब दांतों में दर्द होता है, खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। बच्चा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, दांत दर्द होगा तो मैं चॉकलेट भी नहीं खा पाऊंगा। अच्छा, आप मुझे वादा करें कि कल दिन में जरूर लड्डू लाएंगे। ठीक है। पिता, वादा, मैं तुमसे पक्का वादा करता हूं कि कल दिन में तुम्हारे लिए लड्डू अवश्य लाऊंगा। तो जैसे आधी रात में आप पापा से या मम्मी से कुछ जिद करो तो पापा किस तरीके से मम्मी समझाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये संवाद लिखना था। ठीक है। अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, एक सूचना। या तो आपको वो संवाद करना है या सूचना करनी, दोनों में से आपको कोई एक चीज करनी है। तो जो भी आप करोगे उसके लिए 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। विद्यालय में 9वीं 10वीं कक्षा के बीच कबड्डी का मैच आयोजित किया जाएगा। खेल सचिव की ओर से 40-50 शब्दों में सूचना लिखनी है। तो आप स्कूल के खेल सचिव हैं और आप ये सूचना दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे। तो सबसे पहले संस्था का नाम, जो स्कूल का नाम है, डीएवी पब्लिक स्कूल दोगे, फिर सूचना लिखोगे, फिर उसके बाद जो भी विषय है, विषय का मतलब क्या हो गया, जो सूचना का विषय है वो आप दोगे, जैसे कबड्डी मैच का आयोजन, फिर डेट दे देना जिस भी डेट की ये सूचना है। फिर विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस बार भी कबड्डी का मैच आयोजित किया जाएगा। यह मैच कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के मध्य होना है। इच्छुक प्रतियोगी 15 दिसंबर 2000, तो जो भी आप यहां से दोगे वहां से डेट देखकर लिखना, तक अपना नाम खेल सचिव को लिखवा दें। मुकेश कुमार, खेल सचिव। तो अब चूंकि ये खेल सचिव की तरफ से था तो अब आप क्या हो, खेल सचिव। तो आप अपना नाम के नीचे पद नाम क्या लिखोगे, खेल सचिव। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एक सूचना तैयार कर देंगे। तो ये था हमारा प्रश्न पत्र, यानी कि सैंपल पेपर नंबर 4। तो यहाँ पर हमने ये ख़त्म किया। अब इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए 4 से 5 सैंपल पेपर आपको हर हाल में सॉल्व करनी है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ, थोड़ा सा इंतज़ार करना है तब तक। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।